हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स के बारे में और उन उसका जो करेक्शन होता है उसके बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। पहले तो समझते हैं प्रिज्म क्या होता है। देखो, प्रिज्म एक ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें 3 रेक्टेंगुलर लेटरल फेसेस होते हैं और 2 ट्रायंगुलर बेस होते हैं। ठीक है। और वो जो 3 रेक्टेंगुलर लेटरल फेसेस होते हैं वो एक दूसरे के साथ कुछ एंगल पे टिके हुए होते हैं। ऐसे मान लो ये अगर एक रेक्टेंगुलर फेस है और ये एक रेक्टेंगुलर फेस है, तो ये दोनों कुछ एंगल पे रहेंगे और तीसरा जो रेक्टेंगुलर फेस होगा वो इनके नीचे होगा ऐसे। ठीक है। और ये सामने वाला फेस ट्रायंगुलर होगा और पीछे वाला एक ट्रायंगुलर फेस होगा। ठीक है। तो टोटल 5 फेसेस होते हैं जिनमें से 2 रेक्टेंगुलर बेस होते हैं, मतलब रेक्टेंगुलर फेस होते हैं 2 ट्रायंगुलर फेस होते हैं और 3 रेक्टेंगुलर फेस होते हैं। ठीक है। अब ये इसको बनाए अगर 3D में तो कैसे बनेगा? तो पहले लिख देते हैं ये क्या है? ए इट इज लिख देते हैं। इट इज ए ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट which have two triangular bases and 3 rectangular lateral surfaces. Surfaces inclined with each other at some angle. ठीक है। मतलब इसको अगर ड्रॉ करें 3D में तो कैसे बनेगा? 3D में ड्रॉ करते हैं। ऐसे बनेगा। मतलब ये सामने वाला एक ट्रायंगुलर फेस, इसके पीछे वाला एक ट्रायंगुलर फेस और ये जो है ये एक लेटरल फेस, ये एक लेटरल फेस और इसके जो नीचे होगा वो एक लेटरल फेस। तो ये होता है एक प्रिज्म। ठीक है। अब हम लोग इसको तो बार बार ऐसे ड्रॉ नहीं करेंगे, हम लोग इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। जब प्रिज्म ड्रॉ करेंगे तो हम लोग ऐसे ट्रायंगुलर प्रिज्म को ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। इसका कोई नाम दे दे। ये जो देखो तीनों जो 1 2 और इसके नीचे वाला जो लेटरल जो रेक्टेंगुलर सरफेस है ना, इन तीनों के इसमें जो एंगल होता है ना, ये इसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। मतलब ये जो है इसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है। अब हम लोग इसको बार बार ड्रॉ नहीं करेंगे, ऐसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है। तो एक ट्रायंगुलर प्रिज्म में लाइट रे कैसे रिफ्रैक्ट होता है? रिफ्रैक्शन क्यों होगा? क्योंकि ये एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। तो इसके थ्रू जब लाइट पास करेगा तो वहाँ लाइट का स्पीड चेंज होगा। अब लाइट का स्पीड चेंज होगा तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। अब कैसे होगा उसको हम लोग देखते हैं अभी। ठीक है। तो इसको ड्रॉ करते हैं बीच में। देखो, ये एक प्रिज्म है। ठीक है। हम्म। अब इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। ये जो एंगल है ये है एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म। तो जनरली ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है ये 60 डिग्री का होता है। तो मतलब ये 60 डिग्री है, ये भी 60 है, ये भी 60 है। ठीक है। इक्विलेटरल प्रिज्म है मान लो। तो इसके ऊपर मान लो एक लाइट रे आके ऐसे करके इंसिडेंट होता है। ये एक मोनोक्रोमेटिक लाइट रे लेते हैं। मोनोक्रोमेटिक मतलब एक सिंगल कलर का लाइट रे। ठीक है। जैसे कि मान लो ये है ग्रीन लाइट रे, ग्रीन है।
तो यहाँ पे लाइट आके इंसिडेंट हो रहा है। अब देखो ये बाहर में एयर है और ये अंदर का पोर्शन क्या है, ग्लास है, मतलब डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये बाहर में ये है एयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लो n1। अब ये अंदर जो है ये ग्लास है, ये यहाँ कहाँ पे लिखते हैं, हाँ इसको यहाँ पे लिखते थे, ये है ग्लास है और ग्लास का इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो n2। और यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि जो n2 है वो ज़्यादा है किसके, n2 ज़्यादा है n1 से, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो यहाँ पे बनाएंगे नॉर्मल, नॉर्मल टू द सरफेस। देखो ए बी जो सरफेस है ना, इस सरफेस में हम लोग नॉर्मल बनाएंगे, मतलब ये एक इंटरफेस है जो कि ग्लास और एयर को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे, नॉर्मल टू ए बी, ऐसा नॉर्मल बनेगा, ये नॉर्मल बन गया। नॉर्मल का नाम दे देते हैं n1 दे देते हैं। अब ये जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, ठीक है। अब देखो लाइट रे जा रहा है एयर टू ग्लास, मतलब रेयरर मीडियम्स टू डेंसर मीडियम। एयर जो है ये रेयरर है और ये ग्लास जो है ये है डेंसर है, ठीक है। तो ये किधर बैंड होता है, नॉर्मल की तरफ। तो ये बैंड हो जाएगा ऐसे, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ठीक है। देखो नॉर्मल की तरफ बैंड हो गया ना। अब ये नॉर्मल है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये नॉर्मल है। अब देखो ये लाइट रे ऐसे गया है यहाँ पे, ये जाता किधर, अगर यहाँ पे प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट रे कैसे जाता, लाइट रे जाता ऐसे करके, ऐसे जाता ना। हाँ, अब इसका नाम भी दे देते हैं लाइट रे का, यहाँ पे नाम दे दो ये पी, यहाँ पे नाम दे देते हैं इसको क्यू, ठीक है। अब इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ है तो इसका नाम दे देते हैं आर। अब देखो ये लाइट रे अभी कहाँ से जा रहा है, अभी ग्लास से एयर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे एक नॉर्मल बनेगा इस पॉइंट पे, नॉर्मल टू द सरफेस ए सी, क्योंकि ए सी जो है ये जो सरफेस है यही इंटरफेस है ग्लास और एयर को सेपरेट करने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा एक नॉर्मल जो कि बनेगा ऐसे, ये बन गया नॉर्मल। अब देखो लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रहा है, ग्लास से एयर में जा रहा है, मतलब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है, तो किधर बैंड होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ऐसे भागेगा। देखो ये है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ एमरजेंस, मतलब एमरजेंट एंगल। ये हम लोग ग्लास लॉ में भी पढ़े थे ना, याद है एमरजेंट एंगल के बारे में। लाइट रे निकल के जाता है, ये एमरजेंट एंगल है। और ये जो रे है इसको कहते हैं एमरजेंट रे, मतलब ये आर था, इसको नाम दे देते हैं एस, ठीक है। ये जो है ये है इमरजेंट रे, इसका लिख देते हैं कौन कौन क्या क्या है। पी क्यू जो है ये है इंसिडेंट रे, ठीक है। अब ये n1 है और इसको नाम दे देते हैं n2। तो n1 क्यू, ये क्या है, नॉर्मल एट क्यू टू द, नॉर्मल एट क्यू टू ए बी, ठीक है, ऐसे। क्यू आर क्या है यहाँ पे, क्यू आर है रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे है। और क्या है, n2 आर क्या है, नॉर्मल, नॉर्मल एट आर टू ए सी, ठीक है। और क्या क्या है यहाँ पे, आई जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ई जो है यहाँ पे ये है एंगल ऑफ एमरजेंस, ठीक है। तो इतने सारे हो गए। अब देखो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, मतलब एमरजेंट रे है, लास्ट में जो ये एमर्ज होके गया है इसको कहते हैं आर एस। कहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, आर एस जो है ये है एमरजेंट रे, ठीक है। अब ये जो एमरजेंट रे कैसे आए, मतलब इंसिडेंट रे से कितना ज्यादा बैंड होके है एमरजेंट रे, कितना एंगल पे बैंड होके है। ये जो एंगल है मतलब इंसिडेंट रे से एमरजेंट रे कितना डेविएट हुआ है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन डी। तो इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस, इसका कोई नाम दे देते हैं टी, ठीक है। मतलब पी और टी से कितना ज्यादा बैंड होके है ये आर एस,
ठीक है, इसको कहते हैं क्या, एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब डी जो है यहाँ पे है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन होता है द एंगल बिटवीन द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द एमर्जेंट रे। इसको कहते हैं क्या, द एंगल द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द एमर्जेंट रे। इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब इंसिडेंट रे से कितना ज़्यादा डेविएट हुआ है उसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो ऐसे होता है रिफ्रैक्शन प्रिज्म में। अब देखो जो ये रिफ्रैक्टेड रे किधर बेंड हुआ है, ये बेस की तरफ बेंड हुआ है। बेस मतलब प्रिज्म का जो बेस होता है उधर बेंड हुआ है। ठीक है, ऐसा। और कह सकते हैं कि जो प्रिज्म का थिकर पार्ट होता है, मतलब ये बेस जो होगा यही तो थिक है ना, तो थिकर पार्ट की तरफ ये बेंड हो रहा है। कौन? रिफ्रैक्टेड रे, याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया, ऐसे रिफ्रैक्शन होता है ग्लास प्रिज्म में। अच्छा, हम लोग यहाँ पे एक कलर ऑफ लाइट क्यों लिए? यहाँ पे ग्रीन लाइट लिए थे, ये जो लाइट लिए थे ये ग्रीन लाइट लिए थे। कोई दूसरा कलर लेंगे तो क्या होगा, उसमें भी ऐसा ही होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। वो भी बेस्ड है यही रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म के इसी फेनोमेनन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो मिटाए। हम्म, ये अभी है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ए प्रिज्म। अब ये डिस्पर्सन क्या होता है? व्हाइट लाइट का डिस्पर्सन होता है। किसी एक लाइट का डिस्पर्सन होगा, एक कलर ऑफ लाइट का नहीं, मिक्सचर जिसमें होते हैं अलग अलग कलर का जो मिक्सचर होता है लाइट, उसमें डिस्पर्सन होता है। अब डिस्पर्सन क्यों मैं देखो बता रहा है, डिस्पर्सन क्या है। देखो हमको ये पता है कि सनलाइट जो होता है वो उसमें 7 कलर होते हैं। सनलाइट जो होता है वो व्हाइट लाइट होता है, और व्हाइट लाइट में 7 कलर मिक्स होकर रहते हैं। ये किसने बताया था? ये बताया था न्यूटन ने। ये बताया था न्यूटन भैया ने। कब बताया था? 1665 में, तब बताया था, मैं नहीं था। ठीक है, पता नहीं, मेरे को भी किसी ने बताया कि इतने टाइम पे हुआ था। तो इन्होंने क्या किया था, न्यूटन भैया ने, उन्होंने बताया था कि जो सनलाइट होता है ना उसमें 7 कलर होते हैं। सनलाइट मतलब एक वाइट लाइट जो होता है उसमें 7 कलर होते हैं। और वो 7 कलर उन्होंने कैसे प्रूव किया था? यही प्रिज्म की हेल्प से उन्होंने प्रूव किया था। एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने सनलाइट को पास कराया एक प्रिज्म के थ्रू। तो देखा कि जो सनलाइट जो होता है ना वो 7 कलर में डिवाइड हो जा रहा है, मतलब स्प्लिट हो जा रहा है। जब से जैसे ही सनलाइट प्रिज्म के थ्रू पास कर रहा है तो वो 7 कलर में डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, और वो 7 कलर जब प्रिज्म से बाहर निकलता है और किसी एक व्हाइट स्क्रीन के ऊपर गिरता है तो वहाँ पे 7 कलर का एक बैंड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, उस बैंड को कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। तो ये किसने किया था? पहले ये कहा था, न्यूटन ने कहा था कि व्हाइट लाइट जो होता है उसमें 7 कलर मिक्स होकर रहते हैं। ठीक है, अब इसको देखते हैं कैसे होता है। तो डिस्पर्सन, यही जो फेनोमेना है ना इसको डिस्पर्सन कहते हैं। डिस्पर्सन क्या होता है पहले लिख देते हैं। दी स्प्लिटिंग ऑफ splitting of white light into 7 colors when passes through a glass prism। a prism लिख देता है, passes through a prism is called dispersion of light। डिस्पर्सन ऑफ लाइट मतलब ये कैसे होता है? जैसे ही एक व्हाइट लाइट मतलब सनलाइट जो होता है वो व्हाइट लाइट होता है, क्योंकि सन स्टार है और स्टार का लाइट तो व्हाइट ही होता है।
ठीक है? तो जैसे ही प्रिज्म के थ्रू एक सनलाइट मतलब व्हाइट लाइट पास करता है, तो वो क्या होगा? 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगा, और 7 कलर में जो स्प्लिट होगा, इसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग क्या? डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है? तो ये क्या होगा, कैसे होगा? ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ये एक प्रिज्म है, इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर। ये एक प्रिज्म है। तो जैसे ही इसके ऊपर मैं एक व्हाइट लाइट पास कराता हूँ, अच्छा रुको, इसको थोड़ा टेढ़ा करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा देंगे ऐसे। ये क्या है? एक व्हाइट लाइट है। तो इसका नाम दे देते, नाम नहीं देंगे, रहने दो इसको। एक व्हाइट लाइट है, ये आके यहाँ पे पास करता है। जैसे ही पास करेगा, तो हम देखेंगे कि ये जो है, इसमें जो 7 कलर होते हैं ना, वो ऐसे डिवाइड हो जाएंगे। ऐसे डिवाइड हो जाएंगे, 7 कलर हो गए डिवाइड। अब ये जो डिवाइड हो जाएंगे, जब ये प्रिज्म से बाहर निकलेंगे, और यहाँ पे अगर हम लोग एक स्क्रीन रख देंगे, व्हाइट कलर का एक स्क्रीन रख देंगे, कौन सा कलर? व्हाइट। ये एक व्हाइट स्क्रीन रख देंगे यहाँ पे, तो हम देखेंगे कि ये जो लाइट रे यहाँ से निकल के जा रहे हैं, वो ऐसे एक बैंड फॉर्म कर रहे हैं। क्या फॉर्म कर रहे हैं? एक बैंड फॉर्म कर रहे हैं। 7 कलर का एक बैंड फॉर्म कर रहे हैं। और ये जो सबसे नीचे है, ये है वॉयलेट है, ये इंडिगो है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ये येलो है, ये ऑरेंज है, और ये रेड है। तो ऐसे 7 कलर का एक बैंड फॉर्म होगा। ये जो 7 कलर का बैंड फॉर्म हो रहा है ना, इसी को कहते हैं हम लोग क्या? स्पेक्ट्रम। इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। अब देखो, ऐसा क्यों हुआ कि ये वायलेट जो लाइट है, ये नीचे रहा, और जो ये ऊपर में है, वो रेड कलर का लाइट है। ठीक है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, देखो, जो व्हाइट लाइट होता है ना, व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं, 7 कलर ऑफ लाइट होते हैं एक्चुअल में। 7 कलर मतलब ऐसे कोई कलर नहीं, 7 कलर ऑफ लाइट होते हैं, जो कि मिक्स होके रहते हैं व्हाइट कलर में। ठीक है? जैसे ही वो जैसे वो एयर में या फिर स्पेस वैक्यूम में ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो 7 कलर ऑफ जो लाइट होते हैं, उन सबका स्पीड सेम होता है, वैक्यूम में या फिर एयर में। जैसे ही वो किसी दूसरे मीडियम में एंटर करते हैं, तो वो जो 7 कलर लाइट होते हैं, उन सबका स्पीड डिफरेंट हो जाता है, अलग-अलग हो जाता है। ठीक है? ये डिपेंड करता है वेवलेंथ के ऊपर। वेवलेंथ क्या होता है? लाइट एक वेव है ना, तो वेव नेचर होता है, तो उसका वेवलेंथ भी होता है। ये पढ़ोगे 12th में आके। अभी हम लोग इसको समझते हैं स्पीड के बेसिस में। अब देखो, जो रेड कलर होता है ना, उसका स्पीड सबसे ज़्यादा होता है। कौन से मीडियम में? ग्लास मीडियम में यहाँ पे। ठीक है? एयर में तो सारे कलर ऑफ लाइट जो होते हैं, सबका सेम स्पीड होता है, लेकिन जैसे ही ये प्रिज्म में एंटर करते हैं, तो व्हाइट कलर ऑफ लाइट जो होता जो रेड कलर का होता है लाइट, वो उसका स्पीड ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दी अदर कलर्स। ठीक है? तो सबसे कम होता है वायलेट का। तो स्पीड कम होने के कारण क्या होता है, वो ज़्यादा एंगल से बेंड होगा, और जिसका स्पीड ज़्यादा होता है, वो कम एंगल से बेंड होता है, डेविएट होता है मतलब। ये देखो, रेड कलर सबसे कम डेविएट हुआ है, क्यों? क्योंकि इसका जो स्पीड है, ये स्पीड ज़्यादा है। यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है, और यहाँ पे स्पीड जो है, वो कम है। ठीक है? मतलब वायलेट का स्पीड सबसे कम होता है, और रेड का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए वो कम बेंड होता है, उसका एंगल ऑफ डेविएशन कम है, और इस वायलेट का एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा है। यहाँ पे लिख सकते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन जो डी लिखते थे, स्मॉल डी नहीं, कैपिटल डी। एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड इज लेस देन एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वायलेट। और लिख सकते हैं स्पीड के बेसिस में, स्पीड ऑफ रेड इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ वायलेट। ये उल्टा होता है, मतलब ऐसे रेड रेड कलर का स्पीड ज़्यादा होता है, और वायलेट कलर का स्पीड कम होता है। जिसका स्पीड ज़्यादा होता है, उसका डेविएशन कम होगा, और जिसका स्पीड कम होता है, उसका डेविएशन ज़्यादा होगा। ठीक है? और ये जो है, इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम क्या है, ये पूछता है क्वेश्चन में, व्हाट इज स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट? तो स्पेक्ट्रम क्या है? द बैंड ऑफ 7 कलर्स फॉर्म्ड ऑन द व्हाइट स्क्रीन। ये जो 7 कलर फॉर्म हो रहा है, इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है? और ये कब फॉर्म होता है? जब लाइट रे पास करता है किसके थ्रू? प्रिज्म के थ्रू पास करता है। ठीक है? तो स्पेक्ट्रम का भी डेफिनेशन लिख देते हैं यहाँ पे। क्या क्या लिख रहा हूँ?
spectrum. The band of 7 colors formed on a white screen after the band of 7 colors formed on the white screen after white light passing through a prism is called spectrum. It's called spectrum of white light. ठीक है, मतलब ये जो होता है इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। समझ में आ गया? ओके। अब एक और चीज है इसमें, क्या ये 7 कलर ऑफ लाइट जो यहाँ पे डिस्पर्सन हुआ है, इसको क्या जोड़ के फिर से व्हाइट लाइट बनाया जा सकता है? हाँ, बनाया जा सकता है। और ये भी किसने बताया था? वही न्यूटन भैया ने ही बताया था। तो क्या उसको क्या कहते हैं? इसको मिटाना पड़ेगा, मिटा दें। उसको कहते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। जैसे कि जो मिटा देते हैं, रिकॉम्बिनेशन ऑफ spectrum of light, recombination of 7 color of light, 7 colors of light to give white light, to give white light। अब इसको रिकम्बाइन कैसे करते हैं? देखो, ये जो है यहाँ पे मिटा देता हूं मैं। देखो, रिकम्बाइन कैसे किया जाता है? एक ये जो प्रिज्म है इसका नाम दे देते क्या? पी क्यू आर। पी क्यू आर ये एक प्रिज्म है। ऐसा ही एक और प्रिज्म लेंगे, सिमिलर प्रिज्म, आइडेंटिकल प्रिज्म कह सकते हैं, लेंगे और उसको इन्वर्टेड पोजीशन में रख देंगे। यहाँ पे इन्वर्टेड मतलब टेढ़ा हो गया रे इधर तो। ऐसे करके तो ये क्या हो जाएगा? इन्वर्टेड पोजीशन में रख दिया, मतलब इसका नाम दे देते हैं पी डेक्स, क्यू डेक्स, आर डेक्स। ऐसे उल्टा रख दिया, पी क्यू आर जो था पी डेक्स क्यू डेक्स आर डेक्स, एक और ट्राइंगुलर प्रिज्म लिए और उसको उल्टा करके रख दिया, मतलब इन्वर्टेड पोजीशन में रख दी। तब ये क्या होता है? ये जो लाइट रे होते हैं ये क्या करते हैं? ऐसे करके इधर जाके ये कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन होके ये दे देते हैं ऐसे करके व्हाइट लाइट। मतलब ये क्या दे दिए? व्हाइट लाइट। इधर से व्हाइट लाइट गया, यहाँ पे डिस्पर्सन हुआ 7 कलर का, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 कलर का। फिर जब एक दूसरा प्रिज्म रख दे, एक आइडेंटिकल मतलब सिमिलर प्रिज्म टू द प्रीवियस वन, ऐसे ही एक सिमिलर प्रिज्म अगर इन्वर्टेड पोजिशन में रख देते हैं तो जो 7 कलर यहाँ पे डिवाइड हो गए थे वो रिकम्बाइन होके क्या दे देते हैं? व्हाइट लाइट दे देते हैं। इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। और ये कब होता है? व्हेन a similar prism is placed in inverted position next to the prism, ठीक है, which disperse light। तो ये क्या दे देता है? व्हाइट लाइट दे देता है। ठीक है, तो ये हो गया डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, अब ये जो डिस्पर्सन होता है इसको हम लोग कहाँ देख सकते हैं? एक नेचुरल फेनोमेना होता है रेनबो। रेनबो में हमको डिस्पर्सन दिखता है, तो कह सकते हैं ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट का उसका एप्लीकेशन वहां पे हमको दिखेगा। अब रेनबो क्या होता है पहले देख लेते हैं, इसको मिटा दें। रेनबो, it is an arch of 7 colors visible in the sky
which is produced by the dispersion of sunlight. It is an dispersion of sunlight by the raindrops in the atmosphere. ठीक है, मतलब ये एक नेचुरल फेनोमेना है जिसमें क्या होता है, 7 कलर का एक आर्च बना हुआ होता है ऐसे, जो कि प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा, सनलाइट के द्वारा, जब सनलाइट गिरता है वो वाटर मॉलिक्यूल्स मतलब वाटर ड्रॉप्स के ऊपर, और वो वाटर ड्रॉप्स कहाँ होता है, एटमॉस्फेयर में होता है। अब देखो ये रेनबो जो फॉर्म होता है इसमें दो कंडीशन जरूरी है, होना ही चाहिए तब जाके रेनबो फॉर्म होता है। एक रेन शावर होना चाहिए, मतलब बारिश हो रहा होना चाहिए, नहीं तो बारिश हो चुका हो, और सनलाइट भी प्रेजेंट हो, ये दो कंडीशन जरूरी है। और जिधर बारिश हो रहा होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सन होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो इधर अगर बारिश हो रहा है तो जो सन है वो मेरे पीछे होना चाहिए, तब जाके रेनबो दिखेगा, रेनबो फॉर्म होगा। ठीक है, अब रेनबो में क्या होता है, 3 फेनोमेना होता है, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये 3 फेनोमेना होता है। अब रिफ्रैक्शन तो समझ में आ गया, डिस्पर्सन समझ में आ गया, एक इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है। देखो इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये मान लो एक इंटरफेस है। क्या है, एक इंटरफेस है। इंटरफेस दो मीडिया को सेपरेट करने वाला एक सरफेस होता है। मतलब मान लो ये ऊपर का है, एयर है, और ये मान लो ग्लास है। ग्लास मतलब ये एयर जो है ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 और इसका ले लेते हैं n2। मतलब लाइट रे जो n2 से n1 जाएगा, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में अगर लाइट रे जाएगा तो क्या होगा, देखो ऐसे मान लो ये एक इंसिडेंटल रे हम लोग ले, यहाँ पे बनेगा क्या, नॉर्मल बन गया। अब ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो ये लाइट रे कैसे होगा, लाइट रे रिफ्रैक्ट हो जाएगा ऐसे अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगा। क्यों, लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर में जा रहा है। ये ग्लास है, डेंसर लिख देते हैं, और ये है रेयरर। ठीक है, लाइट रे जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाता है तो क्या होता है, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होता है, तो ये है आर। ठीक है, अब अगर इंसिडेंट रे जो है, मतलब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसको अगर मैं बढ़ाता जाऊं ऐसे, ये बढ़ा दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया यहाँ पे, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ऐसे बढ़ जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाएगा, ये इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए। तो और अगर ऐसे करके और ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दूं तो क्या होगा, लाइट रे ऐसे जो इंटरफेस है इंटरफेस के साथ ग्रेज होके जाएगा, इसको कहते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस। इसको कहते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस, मतलब एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। और ये जो लाइट रे जो ऐसे इंटरफेस के साथ ऐसे ग्रेज होके मतलब घिसता हुआ जा रहा है ना, इसको कहते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस। तो यहाँ पे जो आईसी लिखा है ये है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया, उस इंसिडेंट एंगल को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। मतलब ये जो आईसी लिखे हैं ये है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, क्रिटिकल एंगल एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखो और ज़्यादा, अगर ये जो लाइट रे है इसको मैं अगर अभी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे इंसिडेंस कराऊँ तो क्या ये रिफ्रैक्शन होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये अभी क्रिटिकल एंगल में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया, तो दूसरे मीडियम में तो लाइट जाने से रहा, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे करके रिफ्लेक्शन होने लगेगा आगे। मतलब जिस मीडियम से लाइट गया उसी मीडियम में चला आया। ठीक है, तो इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब ये लाइट रे को क्या कर रहा है, इंटरनली रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसी फेनोमेनन को अभी हम लोग रेनबो में यूज करेंगे। ठीक है, इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो तो उस केस में लाइट रे का रिफ्रैक्शन नहीं होता और वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन होने लगता है।
और ये कब होता है, जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाता है तो। ठीक है, ये तो कोर्स में है नहीं, 10th क्लास के कोर्स में है नहीं, लेकिन इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझने के लिए ये बताना पड़ रहा है, ये 12th में पढ़ोगे इसके बारे में। तो मिटा दूं ये। अब आते हैं रेनबो में। रेनबो कैसे फॉर्म होता है? देखो, रेनबो जो फॉर्म होता है वो एटमॉस्फेयर में जो वाटर ड्रॉप्स होते हैं ना, उनके थ्रू फॉर्म होते हैं। तो वो जो वाटर ड्रॉप्स होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे होते हैं, इतने छोटे छोटे होते हैं कि वो एक छोटे छोटे प्रिज्म की तरह बिहेव करते हैं। जब भी उनके ऊपर सनलाइट गिरता है तो वो उसके थ्रू डिस्पर्सन होता है। डिस्पर्सन कहाँ होता है? अभी हम लोग पढ़े थे, प्रिज्म में होता है। तो जब छोटे छोटे जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो प्रिज्म की तरह बिहेव करते हैं, तो इसमें क्या होगा, हम लोग लिख देते हैं रेनबो में। ये मान लो एक वाटर ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप, स्फेरिकल वाटर ड्रॉप है, और ये स्फेरिकल होते हैं लेकिन बिहेव करते हैं टाइनी प्रिज्म्स की तरह। ठीक है, ये एक वाटर ड्रॉप है। ठीक है, ये एक वाटर ड्रॉप है। अब देखो यहाँ पे मान लो सन है, ये जो है ये सन है, ये एक सन है। तो यहाँ से सनलाइट आके गिरेगा यहाँ पे, ये इंसिडेंट रे, लाइट रे ऐसे आके यहाँ पे इंसिडेंट हुआ। ठीक है, किस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ, मान लो इसका नाम दे देते हैं ये पी, और आके यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, ए दे देते हैं इसको ए, और यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं बी। अब देखो ये बाहर तो एयर है और ये इसके अंदर क्या है, वाटर है, मतलब लाइट रे रेयरर से डेंसर में जा रहा है। तो यहाँ पे अगर नॉर्मल बना है इसका, तो ये अगर नॉर्मल बन गया तो लाइट रे रेयरर से डेंसर में जाता है तो किधर बेंड होता है, नॉर्मल की तरफ बेंड होता है। लेकिन ये जो कि वाटर ड्रॉपलेट्स एक टाइनी प्रिज्म की तरह बिहेव करता है, तो इस पॉइंट में रिफ्रैक्शन तो होगा और साथ ही क्या होगा, डिस्पर्सन भी होगा। मतलब यहाँ पे 7 कलर ऑफ लाइट सेपरेट हो जाएंगे ऐसे। ये है रेड कलर और ये है वायलेट, ले लेते हैं ऐसे। अब इनके बीच में बाकी जो 5 कलर हो गए वो रह जाएंगे, मतलब ये नीचे का वायलेट है, ऊपर का रेड है, दो ही कलर से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये ऐसे हो गया। मतलब बी पॉइंट पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बी पॉइंट पे एट बी क्या हुआ, यहाँ पे हुआ एक बार रिफ्रैक्शन भी हुआ, और रिफ्रैक्शन के बाद जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे है वो डिस्पर्सन भी हो रहा है। रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन कहाँ पे हो रहा है, बी पॉइंट पे। अब देखो ये जो लाइट रे यहाँ पे गिरा, इसको नाम दे देते हैं, ये सी दे देते हैं और ये पॉइंट डी दे देते हैं। तो एट बी एंड सी यहाँ पे क्या होगा, देखो अब हम लोग जो इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़े थे वो फेनोमेना यहाँ पे होगा। ये जो दोनों लाइट रे हैं, मतलब रेड कलर का और वायलेट कलर का, ये ना क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे यहाँ पे इंसिडेंट होते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होगा, इंटरनली लाइट रिफ्लेक्ट होके जाएगा। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होने वाला, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन होके वाटर मीडियम से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे इंसिडेंट होते हैं ये दोनों, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो जाता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। मतलब वाटर से जा रहा था बाहर की तरफ, लेकिन वाटर में ही चलाया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऐसे आएगा, और ये भी ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब ये इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। तो एट बी एंड सी क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे एक्चुअल में तो होना चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लेकिन बुक में जैसे लिखा है, बुक में एनसीईआरटी की बुक में लिखा है इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। कंफ्यूज मत होना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मत लिखना। बुक में दिया है, एनसीईआरटी के बुक में इंटरनल रिफ्लेक्शन लिखा है, तो यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन ही लिखना है। अब देखो ये ऐसे जा रहे थे, ये दोनों आ गया ऐसे करके, मतलब ये है रेड और ये है वॉलेट। अब देखो ये दोनों जा रहे हैं वाटर से एयर की तरफ जा रहे हैं, तो इसका अगर नॉर्मल बनेगा यहाँ पे, तो इसका नॉर्मल बनेगा यहाँ पे ऐसे, और इसका नॉर्मल बनेगा यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है, अब ये लाइट रे डेंसर मीडियम, मतलब वाटर से एयर की तरफ जा रहा है, तो डेंसर से रेयरर में जा रहा है, तो कैसे बेंड होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये ऐसे बेंड होगा, और ये भी ऐसे बेंड होगा। यहाँ से अगर कोई इसको देखेगा तो उसको दिखेगा, ये कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। अब ये ऊपर का जो ये रेड है और ये यहाँ पे है वायलेट, तो अब इसको रेनबो दिखेगा। अब देखो रेनबो देखने के लिए क्या करें, ऐसे करा है, इधर वाटर ड्रॉप है और पीछे की तरफ सन है,
तो रेनबो के लिए दो कंडीशन जरूरी है। कंडीशन टू कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, दो कंडीशन जरूरी है। एक, इट शुड बी रेनिंग, रेनिंग या फिर रेन शावर हो गया होगा, बारिश हो चुका होगा तो भी होगा, इट शुड बी रेनिंग। और दूसरा कंडीशन है सन शुड बी इन द स्काई, opposite to दी रेन। ठीक है, ये जब होगा ऐसा तब जाके हमको सन शुड बी इन द स्काई ऑपोजिट टू द रेन, जहाँ जिधर बारिश हो रहा होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सन होगा, तब जाके हमको रेनबो दिखेगा। तो ये हो गया रेनबो फॉर्मेशन। अब कुछ डाउट है इसमें? नहीं है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। रेनबो के बाद क्या है? रेनबो के बाद है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, और अगर यहीं पे कुछ छूट गया होगा तो वो भी डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।